Okay. Okay, good morning all. So today we will continue our chapter. कल हमने क्या पढ़ा था? कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम. इसमें कल हमने क्या पढ़ा था? एल नीनो वगैरह के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको. ला लीनो, एल नीनो, ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी आपको. ठीक है. अब हम क्या देखेंगे? जस्ट वेट. ओके. सो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये डे टाइम है है ना. तो डे टाइम में जो सन होता है, सन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ओशियन है ना. ये ओशियन है एंड दिस इज द कॉन्टिनेंटल रीजन. ओके. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर जितना भी जो सी ब्रीज होती है, माउंटेन ब्रीज है, वैली ब्रीज है ना, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और एक टॉपिक है आपका एयर मासेस, उसको देखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखना कि जो सन होता है, सन से जो हमें हीट मिलती है ना. सपोज करिए यहाँ पर 100 यूनिट हीट आती है. हीट लैंड पे भी उतनी आ रही है, सी पे भी उतनी आ रही है. लेकिन होगा क्या कि जो ओशन है हमारा या वाटर बॉडी जो है वो कंपैरेटिवली लैंड से कम वार्म होती है. ठीक है. यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा. तो आपको ये ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया है ये स्पेसिफिक डिग्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि अगर सपोज करिए 100 यूनिट हीट आती है फ्रॉम द सन, है ना. तो यहाँ पर जो ओशन है हमारा या सी या वाटर बॉडी जो भी है, वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कितना रहेगा? 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होगा. और जो लैंड सरफेस है वो हमारा 5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा. ठीक है. क्या रीज़न है? क्योंकि जो वाटर बॉडी है उसका स्पेसिफिक हीट, ट्रांसपेरेंसी एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है. तो ड्यू टू दिस यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एज कंपेयर टू लैंड, यहाँ का टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा. ठीक है. अब इसी में हम लोग देखेंगे कि अगर हम बात करते हैं अब सी ब्रीज की सी ब्रीज की. ठीक है. तो ये डे टाइम है ना. डे टाइम में क्या होगा कि आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर ठंडा होने में भी टाइम लगाता है, गर्म होने में भी टाइम लगाता है ना. और लैंड जो होती है वो हमारी जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है. तो होगा क्या? डे टाइम में क्या होगा? हमारा जो लैंड सरफेस है वो जल्दी गर्म हो जाएगा. ओके. लैंड सरफेस हमारा जल्दी गर्म होगा. तो जहां पर हीट ज्यादा होगी वहां पर कौन सा प्रेशर बनेगा? आपका लो प्रेशर बनेगा. ठीक है. लो प्रेशर बनेगा. तो यहां पर जहां लो प्रेशर बनता है एयर राइज करेगी, कपलिंग करेगी हाई प्रेशर के साथ में, है ना. जहां पर हाई प्रेशर होगा उसके साथ कपलिंग करेगी. अब ये हाई प्रेशर जो है वो किसके साथ कपलिंग करेगा? लो प्रेशर के साथ हॉरिजॉन्टली कपलिंग करेगा. देन लो प्रेशर हाई प्रेशर से साथ कपलिंग करेगा. अब हाई प्रेशर से जो है वो कपलिंग करेगा वापस लो प्रेशर के साथ में. तो अब ये जो मूव हो रही है एयर, वो कहाँ से हो रही है? फ्रॉम सी टू कॉन्टिनेंट. अब यहाँ से जो एयर मूव कर रही है वो कहाँ से कर रही है? सी से कॉन्टिनेंट की तरफ मूव कर रही है. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं. जब एयर सी टू कॉन्टिनेंट चलती है या आप कह सकते हैं लैंड सरफेस की तरफ चलती है, तो इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज. क्लियर हो गया आपको ये? यस और नो, जस्ट गिव द रेस्पॉन्स बेटा. मुझे पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आया नहीं आया. समझ में आया क्या? यस ज्योति? यस मैम. ओके. देन गिव रेस्पॉन्स ना, है ना. अब अगर हम बात करते हैं नाइट टाइम की, है ना, रात के टाइम पे, तो रात के टाइम पे क्या होगा? आपका सन तो होगा नहीं, है ना. तो लैंड सरफेस जो होगी, जब सन नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, है ना. अब लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वाटर बॉडी है ना, पूरे दिन भर में क्या हो गया? वो गर्म हो गया. अब
पानी को ठंडा होने में भी टाइम लगा और वापस गर्म होने में भी टाइम लगता है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एज कंपेयर टू वाटर बॉडी, लैंड जो है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, रिलेटिवली यहाँ से लैंड से ज्यादा रहेगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो कौन सा प्रेशर बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो प्रेशर क्रिएट होगा तो एयर राइज करेगी ऊपर की तरफ और कपलिंग होगी हाई प्रेशर के साथ में। ठीक है, देन हाई प्रेशर लो प्रेशर के साथ में कपलिंग करेगा, एंड लो प्रेशर वापस हाई प्रेशर के साथ में कपलिंग करेगा। अब जो एयर मूव करेगी यहाँ से हाई टू लो प्रेशर मूव करेगी, तो यहां पर जो एयर मूव कर रही है, अब कहां से कर रही है, ये क्या है, लैंड सरफेस है, तो लैंड से सी की तरफ एयर मूव करेगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। ओके, समझ में आया यहां पर आपको, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। ओके, नाउ व्हाट इज माउंटेन ब्रीज एंड आपका जो वैली ब्रीज है उसको देखेंगे हम लोग, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर माउंटेन ब्रीज क्या है, माउंटेन ब्रीज में आप लोग देखेंगे कि सपोज करिए ये वार्म मंथ है ना, वार्म मंथ में क्या होगा, ये माउंटेनियस रीजन्स जो होंगे आपके, ये माउंटेन्स हैं और ये वैली है, ध्यान रखिएगा, दिस इज माउंटेन एंड दिस इज वैली। अब वार्म मंथ के अंदर क्या होगा कि जो ये वाला जो पार्ट है, जो टॉप पार्ट है माउंटेन्स का, और ये जो स्लोपिंग एरिया है ना, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना, एज कंपेयर टू वैली। एज कंपेयर टू वैली, वैली क्या होती है आपको पता है कि जो ये जो माउंटेन्स होते हैं, है ना, ये यहाँ पर ये जो प्लेस है ये क्या कहलाती है, वैली कहलाती है। तो अब होगा क्या यहाँ पर कि ये जो टॉप है और ये जो स्लोपिंग एरिया है, ये एज कंपेयर टू वैली यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हो, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लो प्रेशर बनेगा यहाँ पर, है ना, स्लोप पे लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ से क्या होगी, राइज करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि ये हीट रिसीव कर रहा है ज्यादा। देन कपलिंग होगी हाई प्रेशर के साथ में, अब हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ कपलिंग करेगा, देन लो प्रेशर जो है वापस हाई प्रेशर की तरफ आएगा। यहाँ पर हाई प्रेशर, क्योंकि वैली के अंदर क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखना, ये लो प्रेशर है यहाँ पर, अब लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, एयर राइज करेगी ऊपर, तो ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर जो खाली जगह है उसको फिल करने के लिए ये जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर उसको फुलफिल करने के लिए जाएगी। तो यहाँ पर मूव क्या कर रही है, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि वैली टू माउंटेन जो है एयर ब्लो कर रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपैरेटिवली यहाँ पर देखिए टेम्परेचर जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम होता है, ये भी आपको मैंने पहले भी बताया था, रिलेटिव होता है। रिलेटिव इन द सेंस कि आप देखेंगे कि टेम्परेचर सपोज करिए यहाँ पर 9.5 है तो यहाँ पर 10 होगा, ठीक है ना, इतना ही डिफरेंस होता है। या आप स्पेसिफाइली इसी को नहीं, स्पेसिफिकली इसी को नहीं आप ले लेना कि नहीं यार मैम ने बोला कि 10 डिग्री है और 9.5 ही आए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एज कंपेयर ये 8 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है टेम्परेचर के अंदर हाई प्रेशर, बस ये है कि यहाँ से थोड़ा सा कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा आपको। तो अब एयर जो मूव करेगी वो कहां से करेगी, वैली टू माउंटेन, वैली टू माउंटेन जो है एयर ब्लो करेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, वैली ब्रीज कहेंगे। ओके, वैली से माउंटेन की तरफ ब्रीज जो एयर है वो ब्लो कर रही है। अब यहां पर देखो माउंटेन ब्रीज के अंदर क्या होता है, सपोज करिए कोल्ड मंथ है ना, कोल्ड मंथ में क्या होगा, ये जो माउंटेन्स हैं आपके, ये माउंटेन्स क्या हो जाएंगे, जल्दी ठंडे हो जाएंगे एज कंपेयर टू वैली। कोल्ड मंथ के अंदर जो वैलीज होती है यहाँ का टेम्परेचर जो होता है ज्यादा हो जाता है ना, माउंटेन्स का जो टॉप पार्ट है या स्लोपिंग एरिया है वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यानी कि ठंडा रहता है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, आपका हाई प्रेशर बनेगा, है ना। अब वैलीज के अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर एज कंपेयर टू स्लोप एंड माउंटेन का जो टॉप एरिया है वहां से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ से जो एयर है वो राइज करेगी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ राइज करेगी, हाई प्रेशर के साथ कपलिंग होगी, हाई प्रेशर, देन यहाँ पर कहीं ना कहीं लो प्रेशर बना होगा ऊपर, देन यहाँ पर आपको पता है स्लोप में क्योंकि टेम्परेचर यहाँ ठंड है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाई प्रेशर बना हुआ है, देन हाई प्रेशर से वापस कपलिंग होगी लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये आपका माउंटेन से वैली की तरफ आ रहा है, मूव कर रही है एयर जो है वो कहाँ से मूव कर रही है, माउंटेन टू वैली,
ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, माउंटेन ब्रीज कहेंगे, ठीक है, जो कि कोल्ड मंथ के अंदर देखने को मिलेगी आपको। वार्म मंथ के अंदर आपको वैली ब्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वैली से माउंटेन की तरफ जो है एयर ब्लो कर रही है वार्म मंथ के अंदर। होप यू अंडरस्टूड। ये माउंटेन ब्रीज यहाँ पर मैंने लिख दिया था, लेकिन दिस इज नॉट माउंटेन ब्रीज। माउंटेन ब्रीज जो है वो इसको बोल रहे हैं। समझ में आया वहां पर कोई डाउट आपको? इज देयर एनी डाउट ज्योति? नो मैम। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स के बारे में, ठीक है। कुछ विंड्स होती हैं जो सीजनल होती हैं और कुछ विंड्स होती हैं जो लोकल विंड्स होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, विंड्स इन पर्टिकुलर सीजन। सीजनल विंड्स वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर चलती है ना, लाइक मॉनसून एक टाइम पीरियड में ही तो आता है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त आता है। तो 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक का जो टाइम रहता है, इसके अंदर जो विंड्स ब्लो करती है वो कहलाती है मॉनसून विंड्स, ओके। एंड 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो मॉनसून विंड्स चलती है उसको हम क्या कहते हैं, रिट्रेटिंग मॉनसून। जो वापस मॉनसून जब जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिट्रेटिंग मॉनसून कहते हैं, ओके। देन लोकल विंड्स। लोकल विंड्स वो होती हैं जो पर्टिकुलर किसी एरिया में चलती हैं, किसी प्लेस में, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो ब्लो करती हैं, है ना, एट ए पर्टिकुलर प्लेस। ये लाइक आप कह सकते हैं लू, है ना, हर जगह तो नहीं चलती है, ओके। ये क्या होती है, वार्म एंड ड्राई एयर होती है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स लाइक राजस्थान, यूपी, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल वाले एरियाज के अंदर चलती हैं, ठीक है। कौन कौन से एरियाज में चलती हैं, नॉर्थन प्लेन में के जो एरियाज हैं लाइक राजस्थान, यूपी, दिल्ली, है ना, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जितने भी ये जो ड्राई गर्मियों के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो हवाएं चलती हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लू कह रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर चलती हैं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज लोकल विंड्स, ठीक है। और भी होती हैं बहुत सारी, उसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिफरेंट रीजन्स के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट जो एयर ब्लो करती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एयर मास। एयर मास क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एयर मास ए लार्ज बॉडी ऑफ एयर, ओके। एयर मास यानी कि एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर मास, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, एक्सर्टिंग मास हैविंग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसके जो पूरी जो बॉडी है एयर की, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम रहती हैं, ओके। इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी कि उसका जो, सपोज करिए ये कोई भी बॉडी है ना, ये कोई भी बॉडी है, तो यहाँ पर सपोज करिए ये 1000 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पूरा यहाँ से लेकर पूरा जो एरिया है, इसका जो एयर मास है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि जैसे कि वार्म एयर हो गया, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो उसका जो टेम्परेचर होगा, उसका जो मॉइस्चर होगा, उसमें आपको वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेंगी। एक जैसा टेम्परेचर होगा, एक जैसा मॉइस्चर होगा, ठीक है। वेरी कर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं वेरी करेगा, ओके। तो यहाँ पर सपोज करिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पर भी 10 डिग्री सेल्सियस या 9.5 समथिंग टेम्परेचर जो होगा इसका, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक लार्ज बॉडी एयर की, उसको हम कहेंगे एयर मास। क्लियर हो गए यहाँ पर, जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर वो सेम होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे वेरी लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जैसे मैंने आपको बताया अभी भी कि ये जो एयर मास है, एयर मास की जो बॉडी है, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेरिएशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर सपोज करिए 10 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर 9 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होगा, इससे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे आपको इसमें, ओके। बट वर्टिकल वेरिएशंस कैन बी सीन, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो वर्टिकल वेरिएशंस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। देन सोर्स रीजन air masses originate, it is a homogeneous platform where air masses forms। अब देखिए सोर्स रीजन्स क्या होते हैं। सोर्स रीजन्स होते हैं, सपोज करिए ये एक सरफेस है ना, यहाँ पर ये एक सरफेस है जहाँ से एयर मास ओरिजिन हो रहा है, एयर मास जो है ओरिजिन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे,
सोर्स रीजन कहेंगे। दिस इज सोर्स रीजन, सोर्स रीजन। अब यहां पर आपने क्या देखा कि ये क्या कह रहा है, इट इज ए होमोजीनियस प्लेटफॉर्म। होमोजीनियस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब हो रहा है यहां पर कि ये जो सरफेस वाला एरिया है ना, यहां का टेम्परेचर और मॉइस्चर और यहां पर जो एयर मास बनेगा वो एक जैसा होगा, है ना। कोई रीजन ठंडा होगा तो वहां पर जो एयर मास बनेगी वो भी तो कूल बनेगी ना। तो यहां पर ये होमोजीनियस प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि यहां पर जिस तरीके का टेम्परेचर होगा, जिस तरीके का मॉइस्चर होगा, उसी तरीके का एयर मास जो है वो वहां पर बनेगा, ठीक है। और ये जो प्लेस है जहां से एयर मास ओरिजिन हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं सोर्स रीजन। क्या कहेंगे? सोर्स रीजन। क्लियर? अब देखिए बहुत सारे सोर्स रीजन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं सोर्स रीजन्स, देख लेते हैं हम लोग। सोर्स रीजन इज ऑफ मेनी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस होता है, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा रिलेटिवली कोल्ड ओशन इन हायर लैटिट्यूड होता है। ये सारे क्या हैं? सोर्स रीजन हैं। सोर्स रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां से एयर मास ओरिजिन हो रहा है ना, जो प्लेस वेयर द एयर मासेस फॉर्म, ओके। देन वेरी कोल्ड सरफेस ऑफ कॉन्टिनेंट इन हायर लैटिट्यूड, ये भी एक रीजन होता है। देन परमानेंटली फ्रोजन कॉन्टिनेंट्स इन आर्टिक एंड अंटार्कटिक, ओके। तो ये भी आपका क्या है? सोर्स रीजन है। अब सोर्स रीजन्स आपने देखे, अब कुछ एयर मासेस के नाम बताते हैं। तो 5 मेजर एयर मासेस हैं, वो देखो कौन कौन से हैं। तो जो एरिया है वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियंस, वहां पर जो एयर मास बनेगा उसको क्या कहेंगे? मैरीटाइम ट्रॉपिकल। क्या कहेंगे? मैरीटाइम ट्रॉपिकल। इसको कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। देन सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट जो होता है, यहां पर जो सोर्स रीजन है, ये क्या सोर्स रीजन है? सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। तो यहां पर जो एयर मास बनेगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ओके। देन रिलेटिवली कोल्ड ओशन इन हायर लैटिट्यूड, इसमें बनेगा एयर मास मैरीटाइम पोलार, है ना। देन वेरी कोल्ड सरफेस ऑफ कॉन्टिनेंट इन हायर लैटिट्यूड, इसके अंदर जो इस पे जो एयर मास बनेगा उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल पोलार। परमानेंटली फ्रोजन कॉन्टिनेंट इन आर्टिक एंड अंटार्कटिक, यहां पर जो एयर मास बनेगा उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल आर्टिक। ये टर्म्स हैं, कुछ आपको लर्न करने होंगे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को पढ़ने से पहले आपको ट्रॉपिकल का मतलब समझ में आना चाहिए कि ट्रॉपिक्स होता क्या है, ठीक है। आप पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह तो इसमें ये इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है। तो आप ये देखेंगे, दिस इज योर होल अर्थ एंड दिस पार्ट इज नोन एज इक्वेटर, ओके। क्लियर है आपको? ये इक्वेटर होता है। अब आप देखेंगे कि जो 23.5 डिग्री सेल्सियस है नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री सेल्सियस साउथ, उसके यहाँ पर बीच में 10 डिग्री तक, ये जो 10 डिग्री है 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल रीजन। जो 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस का जो ड्यूरेशन है आपका, यहाँ पर 10 डिग्री 0 to 10 डिग्री, ये वाला जो रीजन है इसे हम कहेंगे इक्वेटोरियल रीजन्स। एंड 10 डिग्री टू 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री टू 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक्स, ओके। तो जितने भी साइक्लोन्स आते हैं, ज्यादातर जो साइक्लोन्स बनते हैं वो ट्रॉपिक्स में ही बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। समझ में आया? कोई डाउट? Yes, ma'am. ओके। नाउ अब यहां पर देखेंगे कि जो साइक्लोन्स बनते हैं, जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस को देख लेते हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं साइक्लोन्स के बनने के लिए? लार्ज वाटर बॉडी, टेम्परेचर मोर देन ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। देखो सबसे पहली बात कि ये सिर्फ सी में बनता है ना, वाटर बॉडी में ही होगा, लैंड पे नहीं बनेगा,
साइक्लोन्स लैंड पे नहीं बनते हैं, ओशियंस में ही बनते हैं, और ओशियंस में भी या सी होना चाहिए या ओशियन होना चाहिए, ये लेक या इस तरीके की जो स्मॉल वाटर बॉडीज होती हैं उनमें ये नहीं बनता। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन क्या चाहिए, लार्ज वाटर बॉडी चाहिए होती है। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, तब साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपको पता चल गई। देन सेकंड कंडीशन इज कोरियोलिसिस फोर्स। जो फॉर्म होते हैं साइक्लोन, उसका एक सेकंड रीजन ये भी है कि कोरियोलिसिस फोर्स कैसे जनरेट होता है, कोरियोलिसिस फोर्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ये अर्थ है, तो ये जो एयर है या फिर आप कह सकते हैं विंड है क्लॉकवाइज, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है इसका, एयर का। ठीक है, तो ये डायरेक्शन को इफेक्ट करती है, तो विंड मूव्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक साइक्लोनिक मूवमेंट बनता है ना, साइक्लोनिक मूवमेंट बनता है और साइक्लोन्स जो हैं वो आते हैं। देन थर्ड जो रीजन है वो क्या है, या कंडीशन जो है वो है लेस वेरिएशन इन वर्टिकल एयर। अब आप देखेंगे कि ये जो सरफेस है जहां से साइक्लोन्स बनता है, तो यहां पर क्या होती है, एयर अपवर्ड मूव करेगी, है ना, एयर जो अपवर्ड मूव करेगी, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लेस वेरिएशन इन वर्टिकल एयर। तो वर्टिकल जो एयर मूव कर रही है यहां पर एयर कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना, इसमें वेरिएशंस नहीं आने चाहिए। अगर सपोज करिए एयर जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है इसमें वेरिएशंस आ जाएंगे तो क्या साइक्लोन बनेंगी, साइक्लोन्स नहीं बनेंगे। ठीक है, एयर कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर जो स्पीड होगी वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेंगे, साइक्लोन्स जो है वो बन पाएंगे। और ये सरफेस का क्या होगा, ये सरफेस वहां से हवा उठेगी ना जहां से आपके जो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ राइज करेगी और इसके अंदर वेरिएशंस नहीं आने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या बनता है, साइक्लोन्स बनते हैं। देन फोर्थ कंडीशन क्या है आपकी, एब्सेंस ऑफ जेट स्ट्रीम। आपने देखा होगा कि जो अपर पार्ट्स के अंदर आप जेट स्ट्रीम्स मूव करती हैं, है ना, साइक्लोन्स किस तरीके से बनते हैं, आप देखो ये जो पोर्शन है इस तरीके से साइक्लोन्स बनते हैं, इस तरीके से देखो, कोरियोलिसिस फोर्स जो है उसकी जो साइक्लिक मूवमेंट है वो इस तरीके से मूवमेंट होता है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम्स का एब्सेंस होना बहुत जरूरी है। जेट स्ट्रीम क्या करेगी, यहां से ब्लो करती है ऊपर की तरफ, तो यहां से ये जो जेट स्ट्रीम है वो क्या कर देगी, यहां पर इसको डिस्टर्ब कर देगी, साइक्लिक मूवमेंट जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहां पर साइक्लोन बनने के लिए क्या कंडीशन की जरूरत होती है कि जेट स्ट्रीम जो है उसका एब्सेंस होना बहुत जरूरी है। क्लियर। एक और कंडीशन होती है, अब यहां पर देखिए एक और कंडीशन है जिसमें कि जो एयर है इस तरीके जो सरफेस है, यहां पर देखना जो सरफेस है ना, जहां से एयर जो है यहां पर क्या सिचुएशन हो रही है, एयर कॉम्पैक्ट होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो लोअर पार्ट होता है उसका कन्वर्जन होना चाहिए एयर का। देन जो अपर पार्ट होता है उसमें डाइवर्जन होना चाहिए, एक्सटेंशन होना चाहिए। तब ये अगर सिचुएशन होती है तो क्या बनने वाला है, वहां पर साइक्लोन्स बनेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको सिचुएशंस बताई हैं, कंडीशंस बताई हैं कि कैसी कंडीशंस होनी चाहिए साइक्लोन बनने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो लोअर पार्ट है, सरफेस वाला एरिया है, यहां पर एयर कॉम्पैक्ट होती है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, लोअर पार्ट में एयर कन्वर्जन होना चाहिए। देन अपर पार्ट के अंदर डाइवर्जेंस होना चाहिए, यानी कि एयर जो है वो एक्सटेंड करनी चाहिए, तब जाके क्या बनता है, आपका साइक्लोन्स बनते हैं। होप यू अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर? नो मैम। ये जो भी मैंने नोट्स के फॉर्म में बनाया है ये आपको नोट करना है और कॉपी में लिखना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। ओके, यस मैम।